अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वॉज गिवन बाय ऑथर कैले। मैट्रिसेस का आइडिया जो है वो ऑथर कैले ने दिया था। ऑथर कैले जो है वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है जिसने 19th सेंचुरी में सबसे पहले थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस डेवलप की थी 1858 में। ठीक है जी, मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया हमें? ऑथर कैले ने। वो कौन है? इंग्लिश मैथमेटिशियन है। 19th सेंचुरी में सबसे पहले मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट ऑथर कैले ने दिया था 1858 में। अब डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। A rectangular array or formation of collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4, 7 and then enclosed by brackets is said to form a matrix। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं उसने क्या कहा। उसने कहा आपने मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर्मेशन है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की। उसने कहा आप रियल नंबर्स कलेक्ट करें, उसको जैसे मर्जी लिखें और फिर उसको इनक्लोज कर दें ब्रैकेट्स के अंदर। इनक्लोज का मतलब होता है उसको आप बंद कर दो ब्रैकेट्स के अंदर, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। बिल फर्ज मैंने एक रियल नंबर उठाया, 1 उठा लिया, बस इसको आप इनक्लोज कर दें ब्रैकेट में, ये आपके पास मैट्रिक्स है। इसी तरह मैं कुछ रियल नंबर उठा लेती हूँ, 2, 5, 7, 11, 13। ऐसे नहीं आप लिख सकते, आपको लाजमी यहाँ पे भी कोई ना कोई एंट्री लिखनी है। मतलब ये नहीं कि आपने अपनी मर्ज़ी से उठाए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर भी जो है वो मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे भी आपने लाजमी कुछ ना कुछ लिखना है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाए, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाए, ज़ीरो खुद भी शामिल हो, रैशनल नंबर्स भी हों, इर्रेशनल नंबर्स भी हों, वो सारे नंबर, जितने भी नंबर हमारे इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। उसने कहा कि आप रियल नंबर्स को कलेक्ट करें, जैसे आपका दिल चाहता है आप उसको अरेंज करें, ऐसे कर लें, जैसे आपका दिल करता है आप अरेंज करें। जब आप उसको अरेंज कर लें तो उसको बंद कर दें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया हुआ रेक्टेंगुलर एरे का। सबसे पहले देख लेते हैं कि एरे हमारे पास क्या होता है। एरे हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा को कहते हैं एरे। एरे हमारे पास क्या है? कलेक्शन है सिमिलर डेटा। अब सिमिलर डेटा से क्या मुराद है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। सिमिलर मतलब एक ही टाइप का। एक ही टाइप का से क्या मुराद है? देखो यहाँ पे उसने कहा कि आपने रियल नंबर्स उठाने हैं। रियल नंबर्स उठाने हैं, इसका मतलब एक ही सेट में से आप उठा रहे हो ना नंबर्स, जो भी उठाने हैं, तो कलेक्शन तो आपकी सिमिलर हो गई। जैसे मैं कहती हूँ 2 बच्चे मुझे चाहिए, 6th क्लास में से 2 चाहिए, 7th क्लास में से 2 चाहिए, 8th क्लास में से, तो ये सिमिलर कलेक्शन नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कलेक्शन चाहिए उन स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट आए, ये सिमिलर कलेक्शन है कि मैंने फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो सिमिलर का मतलब है कि सेम सेट में से आपने उठाने हैं। तो सेम सेट में से जो आप कलेक्शन उठाते हैं उसको बोलते हैं एरे। अब सवाल पैदा होता है कि उसने रेक्टेंगुलर का वर्ड ही क्यों यूज़ किया, यहाँ पे वो स्क्वायर का वर्ड क्यों नहीं यूज़ करता। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आगे चल के क्लियर करूँगी, तो इस क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा कि भाई रेक्टेंगुलर का वर्ड ही क्यों। ठीक है जी। We term the real numbers used in the formation of matrix as entries। वो कह रहा है कि रियल नंबर्स जो आप मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ 1, 3, 4, 7, 2, 0, ये रियल नंबर्स मैट्रिक्स को बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं। इसको वो किस तरह से टर्म का मतलब होता है क्या कॉल करता है, क्या उसको नाम दे रहा है। तो इनका नाम वो दे रहा है कि ये एंट्रीज कहलाती हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं किसी भी मैट्रिक्स के।
we term the real numbers used in the formation of matrix as entries or elements of matrix। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी आपके रियल नंबर्स पड़े हैं उसको हम क्या कहलाते हैं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, वो उस मैट्रिक्स की एंट्रीज या उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है। मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स A, B, C अप टू सो ऑन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए आपने सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर यूज़ नहीं कर सकते। मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं, जैसे आपके पास मैं लिखती हूँ A = 1 2, तो ये मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ये मैट्रिक्स मेरा A मैट्रिक्स है, आप नाम B दे लें, आप F दे लें, जो मर्ज़ी दे लें, कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे वो कहता है कि आपके पास मैट्रिक्स की रो क्या होती है और मैट्रिक्स का कॉलम कैसे होता है। उसने कहा इन मैट्रिक्स A द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। वो कह रहा है मैट्रिक्स में जो एंट्रीज आपकी हॉरिजेंटली लिखी जाती हैं वो रोज कहलाती हैं। जैसे कि ये हॉरिजेंटली लिखी हुई है 1 2 0 3 5 4 2 1 -1, तो ये आपकी पहली रो है, या आपकी दूसरी रो है, या आपकी तीसरी रो है। इसी तरह एक मैट्रिक्स उसने लिया जिसका नाम उसने रख दिया B। ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। वो तमाम एंट्रीज जिसको आप वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो उस मैट्रिक्स के कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स लिखती हूँ, A = 2 3 5 7 11 and 9। ठीक है, आप जब क्लासरूम में बैठे होते हैं आपको पता है कि इस तरह से आप कहते हो ये रो है। ठीक है, ये आपकी एक रो है, ये दूसरी रो है। और जब आपने कॉलम वाइज चेक करना होता है कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तो किस तरह से चेक करते हैं। ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, तो ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजेंटल वे में जो आपकी चीज़ एक्सप्रेस हो रही है वो आपकी रो है। इसका मतलब ये आपकी पहली रो है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 2 3 और 5 हैं। ये मैट्रिक्स की पहली रो है, ये R1 से लिखते हैं पहली रो। ये 7 11 9 आपकी मैट्रिक्स की दूसरी रो है। इसी तरह जब हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम को हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, या आपका पहला कॉलम है C1, या आपका दूसरा कॉलम है C2, और ये आपका तीसरा कॉलम है C3। ठीक है जी, हॉरिजेंटल वे में जो एंट्रीज आ रही हैं वो रो को शो कर रही हैं, और वर्टिकल वेज में जो आपके नंबर्स और एंट्रीज आ रही हैं वो आपके कॉलम को शो कर रही हैं। तो पहले कॉलम में कौन कौन सी एंट्रीज हैं, 2 और 7 है। पहली रो में कौन कौन सी एंट्रीज हैं, वो 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, अब जब हम लिखते हैं ना, टू 3 5 लिखा है मैंने, 7 11 और 9 लिखा है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखो, इसको हम लिखते हैं कि ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A14 है, ये A21 है, A22 है और A23 है। अब ये मैंने कैसे लिखा है, बहुत सिंपल है। आपने हमेशा पहले रो देखनी है, फिर कॉलम देखना है। ये 2 पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये 2 पड़ा हुआ है। ये 2 किस रो में पड़ा हुआ है, ये आपकी पहली रो थी R1, ये आपकी दूसरी रो थी R2। ठीक है, ये आपका पहला कॉलम था C1, ये आपका दूसरा कॉलम है C2, ये आपका तीसरा कॉलम है C3। अब आप बताएं ये 2 कौन सी रो में पड़ा है, पहली रो में पड़ा है, मैंने A के नीचे लिख दिया 1। कौन से कॉलम में पड़ा है,
पहले ही कॉलम में पड़ा है तो दूसरा सबस्क्रिप्ट भी मैंने डाला हुआ। पहला सबस्क्रिप्ट आपकी रो को शो करेगा, दूसरा सबस्क्रिप्ट आपके कॉलम को शो करेगा। अब 3 पे आ जाए, कौन सी रो में पड़ा है? पहली रो में पड़ा है। कौन से कॉलम में पड़ा है? दूसरे कॉलम में पड़ा है। तो मैंने लिखा रो पहली है, कॉलम दूसरा है, तो यहाँ पे लिखा A1 2। मैट्रिक्स के अंदर वाली एंट्रीज को जब आप जनरली लिखते हैं तो आप स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ए ही यूज़ करें, आप कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। जब आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करो। अब इस 5 पे आ जाए, कौन सी रो है? रो तो अभी भी पहली है, कॉलम कौन सा है? तीसरा, तो यहाँ लिखा गया A1 3। ठीक है, जब आप 7 पे आते हैं, 11 पे आते हैं या 9 पे आते हैं, आपकी रो 2 है, आपका कॉलम कौन सा है? यहाँ पे पहला कॉलम है, यहाँ पे दूसरा कॉलम है और यहाँ पे तीसरा कॉलम है, इसीलिए लिखा गया है A21, A22 और A23। अब बात ये थी कि रेक्टेंगुलर का वर्ड क्यों यूज़ किया। रेक्टेंगल आपके पास ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी लेंथ और विड्थ सेम नहीं होती। जहाँ दो चीज़ें हों और वो सेम ना हों, वहाँ हम रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे मोस्ट सबस्क्रिप्ट्स का दूसरा नाम है इंडेक्सेस। आपके ये जो नीचे लिखे जाते हैं ना, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स। ठीक है, आपके ये जो सबस्क्रिप्ट और इंडेक्सेस हैं, आप देखो ये मोस्टली सेम नहीं है। एक 1 है तो दूसरा 2 है, एक 1 है दूसरा 3 है, एक 2 है तो दूसरा 1 है, एक 2 है तो दूसरा 3 है। सिर्फ यूँ डायगनली जो आ रहे होते हैं सिर्फ वो सेम होते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो आपकी जो इंडेक्सेस हैं वो दोनों सेम नहीं है। मतलब दो चीज़ें, एक रो और कॉलम, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं ना, रो भी डिफरेंट है, कॉलम भी डिफरेंट है। तो जहाँ पे दो चीज़ें और डिफरेंट हैं वहाँ पे रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। इसी वजह से उसने कहा था रेक्टेंगुलर एरे। एरे क्या थी? कलेक्शन थी मेरे रियल नंबर्स की या सिमिलर डेटा में से कुछ भी आप कलेक्ट कर लें, उसको जर्नली एरे बोलते हैं। यहाँ हम कलेक्शन ले रहे थे रियल नंबर्स की। एरे हो गया, किस तरह की कलेक्शन थी मेरी? सेट ऑफ रियल नंबर्स में से थी। ठीक है, तो एरे बन गया। अब रेक्टेंगुलर का वर्ड उसने यूज़ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्सेस आते हैं हमारे, वो डायगोनल एलिमेंट्स को निकाल के, डायगोनल एंट्रीज को निकाल के हमें रेक्टेंगुलर कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं। देखिए, अगर आप मैट्रिक्स बनाया, इसमें 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज हैं। 6 में से आपकी 4 एंट्रीज जो हैं उसके सबस्क्रिप्ट सेम नहीं है। यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 3 है, 2 1 है या 2 3 है। सिर्फ 2 ऐसे हैं जिसके सेम है। तो आप जानते हैं हमारी रियल लाइफ में भी कहा जाता है मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हमेशा देखा जाता है। तो आपके सबस्क्रिप्ट और इंडेक्सेस क्योंकि सेम नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास रेक्टेंगुलर का कॉन्सेप्ट आता है। इस वजह से लिखा गया रेक्टेंगुलर एरे। आगे है जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। वो कहता है कि मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज और कॉलम्स हैं वही उसके ऑर्डर को बताएंगे। मतलब ऑर्डर क्या है, आपने बस देखना है कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई M मैट्रिक्स है, M मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जैसे मैंने कह दिया ये A मैट्रिक्स है, इसी तरह वो कह रहा है कि आपके पास कोई M मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें कितनी रोज थी? 1 और 2 रोज थी। इसमें कॉलम कितने थे? एक ही कॉलम है। ठीक है, एक ही कॉलम है ना, एक कॉलम है। ठीक है, उसने कहा इफ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज, यहाँ पे 2 रोज थी। अब वो जनरली बात कर रहा है। वो कहता है अगर कोई मैट्रिक्स M है और उसमें सिर्फ M रोज पड़ी हैं और उसके अंदर n कॉलम्स हैं, जैसे आपने देखा यहाँ 1 कॉलम था, इस तरह उसने जनरली कह दिया कि एक M मैट्रिक्स है, उसमें आपका M रोज पड़ी हैं और n आपके कॉलम्स पड़े हैं। देन M इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर M by n। तो M का ऑर्डर क्या हो जाएगा? M by n। ठीक है जी, बहुत ही आसान सी चीज़ है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखना है आपने पहले देखनी है। आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम कितने? 1 है। तो आपने नंबर ऑफ रोज पहले लिखनी है बाय नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखने हैं। तो इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है? 2 by 1। ठीक है, उसने जनरली M by n लिखा है।
अगर आप जनरली तो m/n, मतलब जैसे जनरली हमने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ABC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उस तरह उसने रोज़ को m से रिप्रेजेंट किया, कॉलम्स को n से रिप्रेजेंट किया। तो अगर आप इस A मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना चाहते हैं तो आपने सिर्फ देखना है कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। तो मेरे पास 2 रोज़ थी और 1 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/1। मज़ीद कुछ मैट्रिसेस ले लेते हैं, उसके ऑर्डर्स हम डिस्कस करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इसने लिया 1 2 3 1 0 2, यही ले लेते हैं 1 2 3 और 1 0 2। कितनी रोज है? एक रो ऊपर है R1, एक रो नीचे है R2। कितने कॉलम है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 रोज हैं 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से भी लिखते हैं, 2 रोज हैं, क्रॉस का साइन डालें, 3 कॉलम है। आपको पता है ना कि बाय का वर्ड आपकी मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा होता है, तो जब आप बाय का वर्ड हटाते हैं तो यहाँ आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है। 2 रोज एंड 3 कॉलम, ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का नाम देना चाहते हैं कोई भी दे लेंगे, लें जी सी मैट्रिक्स। नेक्स्ट उसने मैट्रिक्स लिया हुआ है, उसको उसने n कहा है और उसने लिखा है 1 2 3 -1 1 0 2 3 7। इस मैट्रिक्स को उसने नाम दिया है n का। कितनी रोज हैं? ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। यहाँ लिख लें कितनी रोज हैं? 3। कितने कॉलम है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 ही कॉलम। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3। मैट्रिक्स के नीचे उसका ऑर्डर लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा है ना, वैसे नीचे लिखते हैं। और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो कि ये मैट्रिक्स है एंड इज ऑफ ऑर्डर, तो फिर आप सामने लिख सकते हो। वैसे अगर आप मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना चाहते हैं तो इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखने की बजाय आप मैट्रिक्स से नीचे लिखते हैं उसका ऑर्डर क्या है। आगे उसने दिया हुआ 3 2 5, इसको भी देख लेते हैं। P एक मैट्रिक्स लिया उसने और उसमें है जी 3 2 5 एलिमेंट। कितनी रोज हैं? एक ही रो है। कितने कॉलम हैं? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/3। अब आगे आ गया जी इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो इक्वल, दो आपने जब भी कंपैरिजन करना होता है ना कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, कंपैरिजन जब भी करना है हमेशा कम से कम 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इक्वल मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे इसको तो बाद में देखेंगे। पहले ये देखें कि जब तक आपके पास 2 नहीं होंगे आप उनको आपस में बराबर नहीं कर सकते। कंपैरिजन के लिए भी मैंने बताया ना कि 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक आप है, एक आपका भाई है। भाई बड़ा है या आप बड़े हैं, ये तो उसी वक्त डिसाइड होगा ना जब आप और आपका भाई होगा। अगर आप अकेले हैं तो कैसे कहेंगे कि आप बड़े हैं, कैसे कहा जाए कि आप छोटे हैं? नहीं कहा जा सकता। या अगर 2 भाई हैं और 2 ट्विन्स हैं, दोनों ट्विन्स हैं, तब आप कह सकते हैं कि ये दोनों एज में इक्वल हैं। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा 2 चीज़ों, कम से कम 2 चीज़ों के दरमियान होता है। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, तभी यहाँ पे उसने 2 मैट्रिसेस लिए। देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल कहलाएगा
एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल्स टू बी, और उसको डिनोट कैसे करेंगे कि ए बराबर है बी के। इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। अब ये पहली कंडीशन बता रहा है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है कि पहली रो की पहली एंट्री इधर से भी, पहली रो की पहली एंट्री इधर से भी, पहली रो की दूसरी एंट्री इधर से भी, पहली रो की दूसरी एंट्री इधर से भी। इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा ज़रा लिख के देख लेते हैं उसने क्या कहा। ये मैट्रिसेस जो है ना, ये वर्ड मैट्रिक्स की प्लूरल है। ठीक है, ये एक्स है, यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम हो गई है तो वो लिखा नहीं जा रहा। चलें जी, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि पहली तो ये है कि आपने दो मैट्रिसेस लाजमी लेने, तो ऊपर ये लाजमी लिखना है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। मैं लिख ही देती हूँ, वैसे तो बुक में लिखा हुआ है लेकिन चलें। अब ज़रूरी नहीं है कि ये मैट्रिक्स ए एंड बी ही हों, आप इसको नाम सी एंड डी भी दे सकते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब आपके पास पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर की। सेकंड पॉइंट उसने कहा कि उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिक्सेस हमारे पास इक्वल हैं या नहीं। बुक वाली मैट्रिक्स उठा लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, उसने लिया है वो 1 3 -4 एंड 2। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी है और वो है जी 1 2 + 1 2 + 1 -4 4 -2। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। ये 1 के साथ कोई साइन नहीं है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको सॉल्व करना है। ए तो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, बी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 1, तो 2 + 1 आपके पास क्या होता है 3 होता है। फिर ये -4 लिखा हुआ है, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। अब आगे आ गया जी 4 - 2, तो 4 - 2, 4 में से 2 माइनस करें आपके पास क्या आ जाएगा 2। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। ए मैट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी है 1 3 -4 और 2। ठीक है जी, अब आप देखें, पहले ए का ऑर्डर देखें फिर बी का ऑर्डर देखें। कितनी रोज हैं, एक रो ऊपर है, ये एक रो है, एक रो ये है, कितनी रोज हो गई 2 रोज हो गई। क्रॉस कितने कॉलम है, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, 2 कॉलम है। ए का ऑर्डर 2 × 2 हो गया। अगर तो बी का ऑर्डर भी 2 × 2 हुआ तो पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। कितनी रोज हैं 2 रोज हैं। कितने कॉलम हैं 2 ही कॉलम हैं।
ठीक है, तो ऑर्डर तो सेम हो गया। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देख लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है। यहाँ -4 है, यहाँ पे भी -4 है। यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम टू सेम आ रही हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल आ रही हैं। तो आप कहोगे कि आपका मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी। अब यहाँ देखें, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। उसने कहा एल एक मैट्रिक्स है जो जिसकी एंट्रीज हैं 2, 3, -1 और 2। एम एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 2, 3, -1 और -2। ठीक है, अब अगर आप एल का ऑर्डर देखो तो इसमें कितनी रोज हैं? एक रो आपकी ये ऊपर वाली है 2, 3, दूसरी रो आपकी ये -1, 2 है। 2 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं? 2 ही कॉलम्स हैं। एक कॉलम आपका ये है, एक कॉलम आपका ये है। तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। अब सेकंड पे आ जाए, कितनी रोज हैं? 2 ही रोज हैं। कितने कॉलम हैं? एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, 2 ही कॉलम है। ऑर्डर तो सेम हो गया। अब आते हैं इसकी क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। तो देखें जी, फर्स्ट प्लेस पे 2 है, 2 है। फर्स्ट रो की सेकंड प्लेस पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। यहाँ -1 है, यहाँ पे भी -1 है। यहाँ 2 है, यहाँ -2 है। साइन का फर्क आ गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि 2 आपका इक्वल होता है -2 के। 2 इक्वल नहीं है -2। ठीक है, लास्ट वाली एंट्री जो है वो आपकी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से इक्वल नहीं आ रही। यानी कि आपका मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब उनके ऑर्डर सेम हो, दूसरे नंबर पे उनकी पोजीशंस एलिमेंट की, उनके साइन एक एक चीज़ बराबर हो, यानी कि आपको दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हों, तो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। अदरवाइज अगर साइन का भी डिफरेंस है या पोजीशन का डिफरेंस है तो आपके मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। अब एक एग्जांपल आपको बताती हूँ जिसमें मैं ये बताती हूँ कि पोजीशन मैं किस हवाले से कह रही हूँ। एक मैट्रिक्स मैंने लिया ए, मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी। दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिया 1, 2, 3, 6, 4, 5। चलें जी, 6, 5, 4। पहले ऑर्डर देख लें। 2 रोज हैं, एक रो ये है, एक रो ये है। 2 रोज हैं क्रॉस। कितने कॉलम हैं? 1, 2, 3 कॉलम। अब दूसरे पे आ जाए, कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। कितने कॉलम हैं? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 ही कॉलम। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की तरफ आ जाओ। ये इसकी A11 एंट्री है, इसकी भी आपने A11 एंट्री देखनी है, दोनों सेम है। ये इसकी A12 एंट्री है, यानी कि पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री। इसकी पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री 2 है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। यहाँ 4 है, यहाँ क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल नहीं है, क्योंकि इस प्लेस पे 4 है, इस प्लेस पे 6 आ रही है। ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। ये 6 है, ये 4 है, तो ऑपोजिट हो गया ना। तो यहाँ पे ये पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ इस पोजीशन पे 4 था, इस पोजीशन पे 6 आ गया। ये मैट्रिक्स आपके इक्वल नहीं है। साइन का फ़र्क हो फिर भी इक्वल नहीं है, पोजीशन का फ़र्क हो फिर भी इक्वल नहीं है। आगे उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है P और Q, और आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम नहीं है। ठीक है जी, अब 2 एग्जांपल्स करवा दिए। इसका ऑर्डर देखने में मेरा ख्याल है कि कोई मसला नहीं होगा। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक न्यू पेज ले लेते हैं हम।
चलें उसने कहा ऑर्डर फाइंड करना है आपने फॉलोइंग मैट्रिसेस का, आपने सिर्फ रो बतानी है और कॉलम बताने हैं। मैं पहले लिख लेती हूँ मैट्रिसेस सारे, फिर हम डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ तक देखते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है जी। कितनी रोज हैं? रो 1, रो 2। कितने कॉलम्स हैं? कॉलम 1, कॉलम 2। तो 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम हैं, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। सिमिलरली ये मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा मैट्रिक्स सी। इसमें एक ही रो पड़ी हुई है और एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, 2 कॉलम है, एक रो है। एक रो है, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/2 या 1 क्रॉस 2। अब इधर आ जाए, एक रो, दूसरी रो, रो 1, रो 2, रो 3, 3 रोज हैं। पहली रो में सिर्फ 4 पड़ा है, दूसरी रो में सिर्फ 0 पड़ा है, तीसरी रो में सिर्फ 6 पड़ा है। जबकि अगर मैं कॉलम देखूं तो कॉलम इसमें एक ही है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? तीन रोज थी और एक कॉलम है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1। नेक्स्ट है जी 1, 2, 3। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रोज हैं, 2 कॉलम है। 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। इसमें आप देख सकते हैं आई थिंक ऐसे ही बेटर है ज़्यादा। अब हमने एफ वाला करना है। एफ है जी हमारे पास 2। एफ इज इक्वल टू 2। कितनी रोज है? एक ही रो है। कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम का साइन होता है ना, एक ही कॉलम है, एक रो है, एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 1। आगे हमारे पास जी मैट्रिक्स है 2 3 0
3 0 1 2 3 2 4 5। कितनी रोज हैं? 1 2 पहली, दूसरी, तीसरी, 3 रोज हैं। कितने कॉलम हैं? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। लास्ट पे हमारा है एच मैट्रिक्स। तो एच मैट्रिक्स हमारा है जी 2 3 4 1 0 6। ठीक है जी। तो देखें जी कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, एक ये रो है, एक ये रो। ठीक है। कितने कॉलम हैं? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं। रो पहले लिखनी है। 2 रोज हैं क्रॉस 3 कॉलम्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मैट्रिक्स आपने देखने हैं कौन कौन से इक्वल हैं। इसका ऑर्डर क्या है? एक रो है, इधर एक ही कॉलम है। पहले ऑर्डर लिखिए। इसका ऑर्डर क्या है? एक रो है, 2 कॉलम है। अब ऑर्डर की मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, उस पर मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ये लिखा हुआ है 5 - 2। 5 - 2 का क्या मतलब है? 3। पहले सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर लिखना है। अगर सॉल्व होता है तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में थे, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इधर बीच में साइन आ गया है, जबकि मैट्रिक्स की एंट्रीज के दरमियान में कोई साइन मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर साइन मौजूद है तो इसका मतलब है आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 5 - 2 3 हो गया। इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं? तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। 5 और 3 लिखा हुआ है। एक रो है, 2 कॉलम है। 2 रोज हैं, 2 कॉलम है। आप देख सकते हैं इसमें ये एक ही रो है, एक ही सॉरी 2 रोज हैं, कॉलम एक है। ठीक है। एक आपके पास रो ये वाली है, एक आपके पास रो ये वाली है, जबकि कॉलम आपके पास सिर्फ एक ही है। तो 2 रोज हैं, एक कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 रोज हैं, एक कॉलम है। अब ये लिखा हुआ है 3 - 1 3 + 3। इसका मतलब है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। 3 - 1 2 हो जाएगा और 3 + 3 आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं उस पर, क्योंकि ये लिखा नहीं सही से जा रहा। G = 3 - 1 3 + 3। 3 - 1 आपका 2 हो गया। 3 + 3 आपका 6 हो गया। रो 1 रो 2 2 रोज हैं, कितने कॉलम हैं? एक कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 1। ठीक है जी। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 2 क्रॉस 1। एच वाले पे आ जाएं। दो रोज हैं आपके पास, और आप देख सकते हैं 2 ही कॉलम है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और 2 रोज हैं। 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम। अब जे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। टू प्लस 2 लिखा हुआ है जी, तो 2 + 2 कितना हो जाता है? 4। 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0।
ठीक है। 2 + 2 आंसर लिख दिया 4, 2 - 2 आंसर लिख दिया 0, 4 + 2 6, 2 + 0 2, तो ये जी लिख दिया यहाँ पे 4 0 6 एंड 2। अब आप देखें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, रो 1 रो 2, कितने कॉलम हैं, एक कॉलम आपके पास ये है, एक कॉलम आपके पास ये है, 2 ही कॉलम, ठीक है जी, 2 रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, तो इस जे का ऑर्डर आपके पास क्या हो गया 2 क्रॉस 2। अब आई बच गया, ठीक है जी, आई को भी प्लस का साइन आ रहा है, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 3 + 2 कितना होता है जी 5, आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही रो पड़ी हुई है, ठीक है। एक ही रो है, लेकिन अगर यहाँ सेंटर में देखें आप लाइन लगाएं तो पहला कॉलम ये बनेगा, दूसरा कॉलम ये बनेगा, 2 कॉलम है, एक रो है 2 कॉलम है, मैं लिख के भी बता दूँ। 3 और 5 बन रहा है, एक रो है, एक ही रो है, 2 कॉलम है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, एक रो है 2 कॉलम, 1 क्रॉस 2, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से इक्वल है, तो इक्वल होने के लिए सबसे पहली हमारी कंडीशन थी कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है जी। ऑर्डर देखें किस किस का सेम है, ऑर्डर एक आपके पास इसका सेम है, ये भी 1 क्रॉस 1 है, और ये जो सी मैट्रिक्स आ रहा है इसको जब हमने सॉल्व किया था तो इसका ऑर्डर भी आपके पास 1/1 आया, ठीक है, इनका ऑर्डर सेम है। और देखें कहीं 1 क्रॉस 1 ऑर्डर लिखा है हमने, जी का ऑर्डर भी देख लेते हैं, हमने क्या लिखा था जी का ऑर्डर वो भी देख लेते हैं। जी का ऑर्डर हमने लिखा था 2 क्रॉस 1, यहाँ पे 2 क्रॉस 1, ठीक है जी। 1 क्रॉस 1 के एक एलिमेंट आ रहा है ए और सी, ऑर्डर जिनका सेम है। आप देखें इनको ऑर्डर सेम है क्या, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है, इधर 3 है, इधर भी 3 ही बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स इक्वल है, क्योंकि इनके ऑर्डर भी सेम है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम। अब ये लिखा हुआ 1 क्रॉस 2, ठीक है, ए और सी तो हो गया, अब ए और सी को नहीं देखना, अब देखें 1 क्रॉस 2 ऑर्डर के कौन कौन से हैं, एक ये है 1 क्रॉस 2, ठीक है, एक ये है 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1 में फ़र्क है, एक ये है 1 क्रॉस 2, ये जो मेरा आई था, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है। अब देखें इसमें से किसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, इधर 3 है, इधर 5 है, इसका मतलब बी और डी तो सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका मैट्रिक्स बी और आई इक्वल है, ठीक है जी, ये भी हो गए। और देख लें कोई 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, नहीं है,
नेक्स्ट है 2 क्रॉस 2 वाले कौन से हैं? एक ये है 2 क्रॉस 2 का, एक ये है 2 क्रॉस 2 का, और एक ये है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, अब देखें एंट्री 4 0 6 2 4 0 6 2 2 + 2 4 2 - 2 0 4 + 2 6 और 2 + 0 2। तो ये 4 0 6 और 2 ही बनना है। ये भी 4 0 6 2 4 0 6 2 4 0 6 2। आप देख सकते हैं 4 0 6 2 की पोजीशन ई, एच और जे में तीनों में बराबर है। तो यहाँ पे आपके ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे, ई, एच और जे इक्वल है। ठीक है जी, ए और सी इक्वल था, बी और आई इक्वल है, ई, एच और जे इक्वल है। अब आपके पास सिर्फ रह गए 2 क्रॉस 1 वाले। तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये 2 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स ये पड़ा है, और एक ये पड़ा 2 क्रॉस 1 का। ठीक है, ये जो 2 क्रॉस 1 वाला मैट्रिक्स है इसमें 2 और 6 पड़ा है। इसमें देख लें 3 - 1 क्या होता है 2, 3 + 3 क्या होता है 6। तो इसमें भी 2 और 6 ही पड़ा है। पहली पोजीशन पे 2 आएगा, दूसरी पोजीशन पे 6 आएगा। तो आपका मैट्रिक्स एफ और जी इक्वल है, एफ और जी मैट्रिक्स इक्वल है। डी आपका ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी के भी इक्वल नहीं। अब मैंने स्टार्ट में कहा था कि कम से कम 2, यहाँ पे आपने देखा आपके 3 भी इक्वल आ गए। ठीक है, 3 भी इक्वल हो सकते हैं, 4 भी इक्वल हो सकते हैं, कम से कम 2 का होना ज़रूरी है। जब भी कंपैरिजन करना है तो कम से कम 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये थे जी हमारे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी, डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको हम लिख के सॉल्व करेंगे, ये इस तरह से नहीं होना। क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी, डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपने ए, बी, सी, डी की वैल्यू निकालनी है। लेट मी राइट फर्स्ट। ठीक है जी, मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है ए प्लस सी, ए प्लस 2b, ए प्लस सी, ए प्लस 2b, c - 1 4d - 6, c - 1 4d - 6 is equals to 0 - 7। अब आप मैच कर सकते हैं ए प्लस सी, ए प्लस 2b, c - 1 4d - 6 ठीक लिखा गया है। 0 - 7 मैं लिख चुकी हूँ, 3 और 2d है। उसने कहा आपने ए, बी, सी, डी की वैल्यू निकाल। ठीक है जी,
अब आपको ये तो पता है कि इसने ये एक मैट्रिक्स है पूरा, ये दूसरा मैट्रिक्स, इसने इक्वल का साइन डाला हुआ है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब इसकी पहली एंट्री पहली के बराबर हो, दूसरी एंट्री दूसरी के बराबर हो, तीसरी एंट्री तीसरी के बराबर हो, और चौथी एंट्री जो है वो चौथी के बराबर हो। ठीक है जी, तभी मैट्रिक्स इक्वल होते हैं ना। उसने कह दिया है कि इक्वल है। अब आपने सिर्फ ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 4 इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन कैसे बनेगी कि a प्लस सी बराबर किसके है? 0। ये मुझे कैसे पता चला है? यहाँ से देखें ना, पहली एंट्री इसकी a प्लस सी है, किसके बराबर है वो? पहली एंट्री दूसरे मैट्रिक्स सी, दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री क्या है? 0। इसी तरह इसकी a प्लस 2 भी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? -7 है। इसका मतलब है a प्लस 2b किसके इक्वल हो जाएगा? -7 के। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। उसके बाद है जी c माइनस 1 इक्वल है 3 के। c माइनस 1 इक्वल है 3 के। ये मेरी आ गई तीसरी इक्वेशन। ठीक है जी, और चौथी इक्वेशन है मेरी 4d माइनस 6 इक्वल है 2d। 4d माइनस 6 इक्वल है 2d के। ये मेरी इक्वेशन नंबर 4। इन इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है? फ्रॉम 3 इक्वेशन है मेरे पास c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब इसको इस साइड पे मूव करेंगे तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा। c इज इक्वल्स टू 3 तो वैसे ही रहा, 1 इधर आके प्लस हो गया, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 4। ठीक है जी, इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। इक्वल का साइन डाल लें पहले बीच में, d वाली रकमें एक तरफ कर लें, एक d वाली ये है, एक d वाली ये। 4d हो गया, इसको मैंने एक तरफ करना है, यानी कि इधर लाना है। यहाँ 2d के साथ साइन कोई नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है। जब दूसरी तरफ आएगा तो कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ठीक है, d वाली रकमें मैंने एक तरफ कर ली, उसके अलावा जो बच रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाए। तो उसके अलावा मेरे पास क्या बच रहा है? उसके अलावा मेरे पास ये -6 बच रहा है। ठीक है जी, उसके अलावा मेरे पास -6 बच रहा था। इस -6 को मैंने कहा जो भी बच रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाए। तो जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा? +6 में। ठीक है, 4d माइनस 2d, 4 में से 2 माइनस किया 2, d साथ वैसे ही ऐसे ही माइनस करते हैं ना। आपके पास लिखा हुआ 4 2 माइनस करें, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2d को हम साथ वैसे ही लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2d इज इक्वल्स टू 6। अब मैंने वैल्यू निकालनी है d की, d को इधर ही रहने दें। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6/2 किसके बराबर होता है? 3 के। c की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, d की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। अब रह गई a और b की। ठीक है जी, अब आप देखें c की वैल्यू आई है 4। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैं यूज़ कर चुकी हूँ, सिर्फ अब ये रह गई इक्वेशन और ये रह गई। c की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू मैं किस में पुट कर सकती हूँ? पहली में कि दूसरी में? दूसरी में तो c है ही नहीं, तो पहली में ही पुट करूँगी। तो पहली इक्वेशन से मेरे पास क्या आएगा? a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। a प्लस सी की कितनी वैल्यू आई है? 4 इज इक्वल्स टू 0। c की जगह पे मैंने उसकी कीमत लगा दी। अब मुझे कीमत चाहिए a की, a को इधर ही रहने दें, उसके अलावा जो कुछ है उसे दूसरी तरफ ले जाएं। तो जब ये 4 दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 है, तो जब मैं इसको दूसरी तरफ लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा।
ठीक है जी। अब मेरे पास कौन सी इक्वेशन बची है, ये भी हो गई सॉल्व, सिर्फ दूसरी बची है। तो दूसरी में देखें कौन सा वेरिएबल की वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ। मेरे पास सी की वैल्यू है, डी की है और ए की निकली है। तो इसमें ना सी है ना डी है, इसका मतलब मैं किसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ, सिर्फ ए की पुट कर सकती हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन है a + 2b = -7। ठीक है, यहाँ पे a की जगह पे उसकी कीमत लगा दें, -4 + 2b = -7। अब ये 4 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -7 यहाँ पहले से पड़ा है। ठीक है, 4 यहाँ माइनस हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस 4 को तो अब मैं ले गई जी दूसरी तरफ। ठीक है जी, दूसरी तरफ चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 2b बच गया। इसको आपने कट नहीं करना, 4 को ही मैंने समझाने के लिए किया कि मैं दूसरी तरफ ले गई हूँ, तो यहाँ से तो ख़त्म हो गया, तो फिर इधर क्या बचा, सिर्फ 2b बचा। तो आपके पास आ गया जी 2b = -7 + 4। एक बात याद रखनी है, आपने सेम साइन होगा तो आपने हमेशा प्लस करना है। सेम साइन होंगे तो हमेशा प्लस करना है, ऑपोजिट साइन होंगे तो हमेशा माइनस करना है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं ये दोनों सेम साइन थे तो ऐड किया, दोनों सेम साइन है ऐड किया, ऑपोजिट साइन होंगे तो माइनस करना है, इसको याद रखना है। अब लिखा हुआ है -7 + 4, और -7 + 4 माइनस प्लस, आप देख सकते हैं माइनस प्लस किस में जाना है, माइनस में करना, माइनस है, 7 में से 4 निकाला 3 आ गया। फिर आपने साइन देखना है कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7 बड़ी है, 7 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अगर आपके पास लिखा होता 7 - 4, अगर ऐसे लिखा होता तो प्लस माइनस होना माइनस ही है। आपने सिर्फ अपने माइंड में बिठाना है कि प्लस माइनस का मतलब है मैंने माइनस करना है। 7 में से 4 माइनस करके आपने लिख देना है कि 3 है आंसर। ठीक है जी, 7 में से 4 माइनस करेंगे, आंसर तो 3 है, लेकिन साइन आपने बड़ी वैल्यू का देखना है। 7 बड़ा है कि 4, 7 बड़ा है, तो इस दफ़ा 7 के साथ प्लस है। ठीक है, ये नहीं करना कि प्लस माइनस माइनस होता है तो आंखें बंद करके माइनस लगा दिया, नो। आपने देख प्लस माइनस माइनस होता है, अपने माइंड में सिर्फ बिठाना है कि मैंने माइनस करना है, माइनस कर लें, आंसर लिख लें। आंसर लिखने के बाद देखें कि आपकी बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा वो साइन आपके आंसर के साथ आएगा। ठीक है जी, तो ये वाला जो था वो समझाने के लिए था, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू थी, तो आंसर आया है -3। अगेन 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, जब इस तरफ आएगा तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू भी आपके पास निकल आई है, b की भी निकल आई है, c की भी निकल आई है, d की भी निकल आई है। ठीक है जी, क्वेश्चन में उसने यही कहा था कि आपने a b c d की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू आपके पास आई है -4, c की आई है 4, b की आई है -3/2 और d की वैल्यू आपके पास आई है 3। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को आप अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि स्टूडेंट सॉल्व करने में साइन की मिस्टेक कर जाते हैं, आगे से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और जी वहीं से आपके सारे जो है नंबर जो है कट हो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में एक स्टेप भी गलत हो गया तो आगे सारा गलत हो गया। तो फिर जितना ठीक किया होता है उतने के मार्क्स मिल जाते हैं, बाकी आपका गया सिर्फ एक साइन की गलती से।
यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं। अगर तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि जी हमने ठीक किया है। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। ठीक है जी, ए की वैल्यू है -4, सी की है 4, बी की -3/2 और डी की है 3। बस पुट करते जाएं। लेट मी गिव 1 मिनट, लैपटॉप थोड़ा सा गर्म हो गया। ए की जगह पे मैंने लगा दिया -4 थी ए की वैल्यू, -4 लगा दिया ए की जगह पे, प्लस ये प्लस वैसे ही ए की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी, प्लस वैसे ही सी की जगह पे अब उसकी वैल्यू लगानी है। सी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 4। ठीक है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं सी की वैल्यू 4 है, ए की -4 है। उसके बाद फिर ए आ रहा है, ए की जगह उसकी वैल्यू लगाएं, क्या वैल्यू है ए की, -4 है, +2 वैसे ही। बी की जगह पे उसकी वैल्यू लगानी है, बी की वैल्यू क्या है, ये -3/2, -3/2। सी की जगह पे उसकी वैल्यू लगानी है, 4 थी, ये 7 जो -1 लिखा हुआ है वो वैसे ही आ गया, 4 वैसे ही। डी की जगह पे उसकी वैल्यू लगानी है, तो डी की वैल्यू मेरे पास है 3 -6 7 वैसे ही। ठीक है जी, अब आपको पता है 4 - 4 क्या होता है, 0, या आप देख सकते हैं 0 ही है। ठीक है जी, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, अभी मैंने बताया कि ऑपोजिट साइन आंसर हमेशा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 2s आर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2s आर 6, सॉरी ये 2 आपका 2 से कैंसिल हो गया, ये -4 है, प्लस माइनस -3, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपके पास बच रहा है -4 -3, तो -4 और -3 आपके पास क्या हो जाएगा, -4 और -3 आपके पास -7 बनेगा। कैसे -7 बनेगा, let me clean some space। चलें जी, देखते हैं जी -4 और -3 -7 कैसे आए। -4 -3 माइनस माइनस प्लस, अब आपने माइंड में रखना है कि आपने प्लस करना है, 4 + 3 7, साइन बड़ी वैल्यू का। अब आप देखें जी 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है,
4 बड़ा है, तो 4 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ -7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया -7। 4 - 1 आपको पता है 3 होता है। ठीक है जी, ये जी आपका 4 × 3 = 12, 12 - 6 बनता है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ 2D, D की वैल्यू कितनी थी, 3। यहाँ पे जब आप D की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करोगे तो भी 6 ही आएगा। ठीक है, जब आप अपनी राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में एक लिखा हुआ 0, यहाँ तो कोई वैल्यू पुट नहीं होनी। ये लिखा हुआ -7, इधर भी कोई वैल्यू पुट नहीं होनी। इधर लिखा हुआ 3, इधर भी कोई वैल्यू पुट नहीं होनी। वैल्यू यहाँ पुट होनी है 2D में, तो 2 तो वैसे ही रहेगा। D की वैल्यू आपके पास थी 3, ये आप देख सकते हैं, ये लिखी हुई है। तो 2 × 3 = कितना होता है, 6 होता है। इसकी जगह पे इसका मतलब 6 आ जाएगा। अब आप देखें 0 0 -7 -7 3 3 6 और 6। इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो इक्वल आ रहा है आपकी राइट हैंड साइड के। इसका मतलब आपने A B C D की जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो आपने बिल्कुल ठीक निकाली। ठीक है जी, ये एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है कि आंसर में आपके कोई डाउट ना रहे। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो कवर अप हो गई है। एक्सरसाइज 1.2 की डेफिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें, वहाँ आपको लाजमी आंसर किया जाएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस, नई आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक आसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।